हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आज हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत है। और जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि आज हेमंत कवि चंद्र कुमार बरतवाल जी की 101वीं जयंती है और इस अवसर पर आज हम सब लोग अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करेंगे। और हमारे साथ कुछ विद्वान, जो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, उद्भट विद्वान आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, जो आज चंद्र कुमार बरतवाल जी के प्रति जिनका व्यापक अनुभव है, वो लोग आज अपने इस जो आज हमारा ये जो विचार विमर्श का कार्यक्रम है, कुछ बात कुछ विचार का ये जो आज का विषय है, इस पर अपनी बातें रखेंगे। तो मैं एक बार पुनः इन सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम भट्ट जी जुड़ गए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी। दूसरे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल जी, आप जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और बीना बेंजवाल जी शिक्षाविद हैं देहरादून से, आप भी हमारे मध्य जुड़ चुकी हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चारू तिवारी जी एक चर्चित पत्रकार हैं, हमारे उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हुए, वो भी अभी हमारे बीच जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, जो बहुत व्यवहार कुशल हैं, कर्म कुशल हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं। उनकी इन गुणों के कारण, और भी बहुत सारे जो बहुआयामी प्रतिभा धनी हैं, उनके इन गुणों के कारण वो आज हमारे हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी और ये हमारे जो नई जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी ये भाषा अकादमी है, उसका दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर जीतराम भट्ट जी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। उनके व्यवहार जितना मतलब जिनका उनका साहित्य जो पर इनकी पकड़ है, उससे ज्यादा वो बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं सबके। तो उनके लिए मैं बस ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, तो मेरे मन से ये उद्गार निकले थे कि गढ़वाली में संस्कृत का बड़ा विद्वान डॉक्टर जीतराम भट्ट तो को नाम च, सीधा स्वभाव का भला मन की हर कहता पसंद तो को काम च, हिंदी और गढ़वाली का भी सी भला ठुल्ला रचनाकार छन, अपनी भाषा संस्कृति का जू सच्चा सिप है तोता मेरे प्रणाम च, तोता मेरे प्रणाम च। और डॉक्टर जीतराम भट्ट जी का एक योग पंक्तियों का माध्यम से मैं आमंत्रित करना चालू कि डॉक्टर जीतराम भट्ट जी ने भी उनको अपने एक लेख में लिखा है कि वो उत्तराखंड के कालिदास हैं। बीना बेंजवाल जी ने भी कहा है और सभी लोग बड़े विद्वान सभी मानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति पर कालिदास के बाद दूसरा व्यक्ति है, दूसरा कवि है जिसने इतना लिखा है। तो कालिदास की इन पंक्तियों, ये कालिदास के प्रति चंद्र कुमार बरतवाल जी की इन पंक्तियों के साथ ही मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर भट्ट जी से कि वो अपनी बात रखेंगे कि ओ कालिदास, यदि तुम मेरे साथ न होते तो जाने क्या होता, कि ओ कालिदास यदि तुम मेरे साथ न होते तो जाने क्या होता, तुमने आंखें दी मुझको, मैं देखता प्रकृति को, हृदय से प्रेम करता। तो इस तरह से उन्होंने कभी कालिदास का अनुचर होकर के अपने रचनाओं का सृजन किया है। हमेशा उनके चित्त में कालिदास बसे रहे हैं और मुझे लगता है कि कालिदास के इस सानिध्य में रहते हुए उन्होंने इतना अच्छा जो रचना धर्मिता को निभाने का जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनको शक्ति मिली है, संबल मिला है उस रचना कर्म को बढ़ाने के लिए। तो मैं डॉक्टर जीतराम भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। उनके पास व्यापक अनुभव है चंद्र कुमार बरतवाल जी के प्रति। उनके ताऊ जी जो खुद डॉक्टर हरिदत्त शैलेश थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़ा है। और तो मैं जीतराम भट्ट जी से बड़े सम्मान और आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद डॉक्टर पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने कुछ बात कुछ विचार हिमवंत कवि चंद्र कुमार बरतवाल जी की 101वीं
जयंती के उपलक्ष्य में ये बहुत अच्छा वेबिनार आयोजित किया हुआ है और मैं बहुत बहुत गदगद हूँ, हृदय से अभिभूत हूँ। ये बहुत अच्छी संगोष्ठी ये आयोजित की है आपने और इस संगोष्ठी में बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल जी, आपको नमन है, आपने बहुत अच्छा आलोचनात्मक व्याख्यान दिया। और श्री चारू तिवारी जी जब बोलते हैं तो वो हमें वो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, वो ऐसा उनका धारा प्रवाह, ऐसा उनका प्रकाश जो है बोलने का जब फैलता है तो मैं बहुत प्रभावित होता हूँ चारू तिवारी जी जब बोलते हैं। तो बहुत बहुत आभार। और बीना बेंजवाल जी, आप देहरादून से हैं, हिमवंत क्षेत्र से आप यहाँ लाइव हैं और आपने स्त्रियों के संबंध में उनकी बरतवाल, चंद्र कुमार बरतवाल जी की जो उनके उदात्त भाव यहाँ प्रस्तुत किए। और अनूप रावत जी जो पूरा संयोजन कर रहे हैं, आप सभी को नमन है, अभिनंदन है। मैं हृदय से आप सबका आभार करता हूं कि आपने मुझे भी ये मौका दिया। और सभी जो साहित्यिक चर्चा में सम्मिलित हैं, सभी श्रोता दर्शक, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और बात है हिमवंत कवि चंद्र कुमार बरतवाल की 101वीं जयंती। मैं उस हिमवंत के अमर कवि को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं अपनी बात यहाँ जो मंच है, जो कविता है, उनका जो लेखन है, उनकी जो डायरी है, उस डायरी के कुछ शब्दों से, कुछ भावों से उन्होंने लिखा है कि हमें गर्व है कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जिनका संसार ऋणी है और जो संसार के गुरु हैं। और फिर वो आगे उसको उस को लिख करके आगे लिखते हैं कि अब मैं निश्चय कर चुका हूं कि मेरा ध्येय होगा हिंदी की सेवा करना और हिंदी में नवीन भावों की व नवीन विचारों की सृष्टि करना। और ये भी उन्होंने संकल्प किया, अब डायरी में लिखा कि मैं आमरण यही प्रयत्न करता रहूंगा कि मैं हिंदी को कोई नई चीज भेंट करूं। नई चीज का मतलब नया सारस्वत, नई सारस्वत साधना, कुछ ऐसी भेंट करूं और ऐसी करूं कि जो मेरे घर की बनी हो, विलायत या जापान से बनकर नहीं आई। तो ये उनके भाव हैं और ये भाव वाकई वो अमर कर गए और इन्हीं भावों पे वो जिए। और अभी इन्होंने असवाल जी ने कहा कि वाकई वे कालिदास थे और मेरा भी यही मानना है कि वे प्रकृति के कवि थे और प्रकृति के साथ जो मानवीय संबंधों का जो एक तादात्म्य है वो उन्होंने स्थापित किया। और इसको वाकई वो कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि इसको छायावाद न कह करके हम प्रकृति के कवि कहें और कालिदास के निकट इसलिए वो अधिक हैं। यहाँ मैं एक बात और, आप यहाँ पर मंच आपका है और इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मैं एक बात यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जो उनका जीवन है और उनके जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, वो सब हम के लिए आदर्श इसलिए हैं कि ये पहाड़ के लिए कम से कम, वैसे तो वो सार्वभौमिक कवि हैं, किंतु पहाड़ के लिए ये एक आदर्श हो सकता है। वो इसलिए मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, आप कृपया इस पर जरा ध्यान देंगे मेरे सभी जो सुधी श्रोता है, कि जब हम संगोष्ठी कोई करते हैं चंद्र कुमार बरतवाल पर, तो उस संगोष्ठी में शंभू प्रसाद बहुगुणा का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। शंभू प्रसाद बहुगुणा का जो आदर्श है, उस आदर्श के बिना चंद्र कुमार बरतवाल की जो जीवनी है, उनका जो चरित्र चित्रण है, वो अधूरा रह जाता है। वो ऐसी है जैसे, मैं और उदाहरण, बड़े बड़े उदाहरण न दे करके मैं एक छोटा सा, क्योंकि हम पहाड़ में हल्दिया सब जानते हैं, तो जैसे प्रेमचंद की कहानी के वो हीरा मोती है और हमारे पहाड़ के जो हल्दिया के जो कल्या और धौया जो बैल होते हैं, जिनके दोनों के जो पारस्परिक अन्योन्याश्रित संबंध के कारण वो किसान अपनी फसलें लहलाता है, उसी तरह से जब हिमवंत
काव्य रचना की बात होती है, हेमंत के काव्य साधना की बात होती है, तो चंद्र कुमार बरताल और समूह प्रसाद बहुगुणा का जो दोनों की जो जुगलबंदी है जी वह उसको पराकाष्ठा तक पहुंचाती है, क्योंकि हेमंत काव्य का जो विस्तार है वो समूह प्रसाद बहुगुणा जी के की मतलब कल्पना के बगैर वो अधूरी रह जाती है। हम सब जानते हैं जिन्होंने चंद्र कुमार बरताल को पढ़ा है, और उन्होंने मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि हे प्रभु, आप जो है समूह प्रसाद बहुगुणा जैसे मित्र सभी को दे। जी जी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 28 वर्ष की आयु, जब आजकल हम सब लोग देखते हैं कि 28 वर्ष की आयु में आजकल तो जो नई पौध है, जो नया जो जनजीवन है, 28 वर्ष तक तो उसको बच्चा ही मानता है। जो आज का युवा है उसको बच्चा ही मानता है। कहते हैं जब कभी बात होती है कि भी ये कहीं नौकरी, कहते हैं अभी तो खेलने खाल की, ये बात होती है। और उस 28 वर्ष की अल्पायु में जिस कवि ने, जिस चिंतक ने, मतलब मैं समझता हूं कि ये जो अभी असवाल जी कह रहे थे, या अभी केदारखंडी जी भी कह रहे हैं कि वाकई कुछ दैवीय, कुछ ऐसी आत्मा वो रही है कि जिसपे प्रभु की कृपा थी और जिसने ये सब काम किया। और क्योंकि मित्रता उसमें एक बहुत बड़ा एक कारण है। और देखिए उनका जो एक कविता में वो मित्र के बारे में, उन्हीं के बारे में समूह प्रसाद जी जब उनसे अलग हो गए कि जब से तुम मित्र गए उगे फूल कई नए, नए नए मेघ घिरे गगन में वियोग भरे, हरी धरा पर बरसे गर्जन कर जलधर ये, जल में पुर कई गए जल से नगर खुले, नदियों ने पथ बदले उगे फूल कई नए, कभी धरा हुई हरी कभी शुभ बर्फ गिरी, कई सुंदरियां हंसी घर घर में मधुर हंसी, मैंने क्या नहीं सहे जब से मित्र तुम गए, वनस्थली का यौवन आकंठ हुआ असहन, सुधा शिशिर शशि के कर मैं न देख सका पल भर, मुझे फूल शूल हुए जब से मित्र तुम गए। यह जो अभी जिक्र कर रहे थे जीतू की बात कर रहे थे, जीतू जी, उसका ये है, और ये समूह को समर्पित है, समूह प्रसाद, ठीक है। जो देखिए वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उपजा होगा पहला गान, आज से उपजा होगा गान, है ना। तो ये जो उनका जो प्रेम के प्रति जो मित्रता, प्रेम तो किसी का भी हो सकता है, तो ये उनकी कविता का आधार है। और वो प्रेम की जो परिभाषा कहते हैं, आंखों में आंसू छाती में एक सी जलन, कहते हैं क्या प्रेम इसी को है मेरे मन। तो जो आज हम पढ़ते लिखते हैं सुनते हैं, उस कवि ने जिया है। और भले 28 वर्ष की अल्पायु में वे अमर हो गए, वो दिवंगत हो गए, किंतु कभी मरता नहीं है, काव्य कभी मरता नहीं है। और ये हमारा वेद कहता है। अभी असवाल जी ने भी वैदिक चिंतन की बात यहाँ बोली है, और काव्य का जो प्रारंभ है वो वेद से ही माना जाता है भारत के। अभी खुद मैंने उनका आपको उनका भाव, उनके डायरी के कुछ शब्द आपको, वाक्य आपको सुनाए बरसवाल जी के। वेद कहता है कि अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीवित। वो न कभी मरता है और न कभी वो जीर्ण होता है। वही जो है वो हमारे चंद्र कुमार बरतवाल जी लिखते हैं, मैं मर जाऊंगा मेरे जीवन का आनंद नहीं, मैं मर जाऊंगा मेरे जीवन का आनंद नहीं, झर जाएंगे पत्र कुसुम तरु पर मधु प्राण वसंत नहीं। देखिए ये उनके भाव थे। और मतलब एक एक ऐसा लगता है कि उन्होंने वेद पढ़ा था, उपनिषद पढ़ा था, उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़े थे, उन्होंने रामायण गीता महाभारत सब कुछ पढ़े थे।
क्योंकि वो जब उनकी कविताएं आगे बढ़ती हैं तो उसमें एक शिक्षाएं ऐसी शिक्षाएं हैं। देखिए, सुख बनकर आते हैं सदा सुकृत ही अपने। देखिए, सुकृत यानी पुण्य। सुख बनकर आते हैं सदा सुकृत ही अपने, दुख बनकर पीड़ित करते दुष्कृत अपने। दुष्कृत मानी पाप। देखिए, मतलब क्या शब्दावली है और क्या भाव है। ऐसा लगता है कि कोई विद्वान, कोई ऋषि वो किसी गुफा में तपस्या करने के बाद उसके मुंह से ये शब्द निकले, ये वाक्य निकले, ये पंक्तियां निकले। आगे जो वो कहते हैं कि मेरी नदी स्वयं अपने पथ को खोजेगी। अपने पथ को खोजेगी। जी, मेरी नदी स्वयं अपने पथ को खोजेगी, वह सूखे पथ को भी फूलों से भर देगी। फूलों से भर देगी। फूलों से भर देगी। देखिए ना, क्या मतलब आप ये देखिए कि कोई भी विराट ज्योति, वो विराट हृदय, पयस्विनी, गीत माधवी, जी, उनकी जो रचनाएं, कंकड़ पत्थर प्रणयनी, नाट्य नंदिनी, रागिनी, नाट्य नंदिनी, जी, मतलब मेघ नंदिनी, गजब। मतलब ऐसा है कि पढ़ करके शरीर जो है रोमांचित होता है। और हम सबका सामूहिक प्रयास, अभी चारू जी ने मठवाल जी की बहुत अच्छी रचना, उनके अनुवाद जो है वो अनुदित रचना सुनाई, बहुत हृदय, बहुत द्रवित, बहुत गदगद हुआ। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इन सबका, हम गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, अब दिल्ली में एकेडमी बन गई, आप सब लोगों के प्रयास से चारू जी बैठे हैं, आप सबके प्रयास से हम उस हेमंत कवि की रचनाओं का इन भाषाओं में अनुवाद करें। और देखिए, क्षेत्र की बात नहीं है यहाँ। हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनको जो नोबेल पुरस्कार बांग्ला भाषा के लिए बना है। किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी भी भाव से और किसी भी विषय को लिख करके कभी अंतरराष्ट्रीय बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बन सकता है। तो ये हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि उस अमर कवि की जो अमर रचनाएं हैं, उनको हम अन्य अपने क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भी, हिंदी में तो है ही है, और जो हमारे मंच है, उन मंचों के माध्यम से हम आगे लाएं। और इसी तरह के प्रयास जब हमारे होंगे तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक साहित्यिक संगोष्ठी का ये जो प्रयास है, हमारे जो अमर जो हेमंत कवि हैं, उसके प्रति हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनकी रचनाओं को आगे लाएं और उस पे और अच्छी समालोचनाएं और अच्छे संगोष्ठियां और प्रकाशन, ये सब आगे आए। तो मैं बहुत आभारी हूँ श्री डॉक्टर पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी कि आपने एक संयोग आयोजन यहाँ किया, बहुत अच्छा हम सबको दिया। चारू जी, असवाल जी, बीना बेंजवाल जी, रावत जी, और भी तमाम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दूर दूर से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल को अवसर में बदलने का जो एक प्रयास है, ये आप कर रहे हैं, हम अवसर में बदल रहे हैं उसको, और ये बदल रहे हैं आपका, ये बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है। मैं आभारी हूँ आप सबका, मुझे आपने ये मौका दिया और मुझे सुना, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब।